हेलो ट्वेल्थीज, हाउ आर यू डूइंग? गुड, अच्छी बात है। कल एग्जाम है, टेंशन है, बट नहीं लेनी है। जितना बेस्ट हो सकता है उतना करेंगे। अपने आप को प्रिपेयर करना है, यही आपका बेस्ट काम है। ठीक है। Previously we have discussed all the chapters and one sample paper. Today also we are going to discuss a sample paper. हमने जिस तरीके से कल एक सैम्पल पेपर डिस्कस किया था या कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, कैसे पेपर आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसी तरीके से आज भी एक और पेपर डिस्कस करते हैं जिसमें आपके 34 क्वेश्चंस हैं, 20 MCQs हैं, कुछ केस बेस्ड स्टडीज हैं, कुछ आपकी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो उसी तरीके से आज भी हम एक सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल फाइंड दिस हेल्पफुल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सैम्पल पेपर। जो हमारे फर्स्ट 20 क्वेश्चंस है, MCQs है, पहले हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रवि इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आयन लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज। सिंपली आपने अपने केस को समझना है कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से हमें आउटपुट दे रहे हैं। He has an efficient team working under him consisting of Lalita, the production manager, Varun, marketing manager, Abhay, finance manager. They understand and interpret the policies made by Ravi, ensure that their departments have adequate manpower. भाई एक डायरेक्टर है, उनकी एक अपनी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें वो चीज बना रहे हैं। उसके अंदर जो टीम वर्क कर रही है वो कौन कौन सी पोजीशन पे वर्क कर रही है ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी पॉलिसीज को वो इंटरप्रेट करते हैं, जो रवि बनाते हैं पॉलिसीज, और इंश्योर करते हैं कि सभी डिपार्टमेंट्स के पास मैन पावर है या नहीं है, उनकी क्या ड्यूटीज है। आपको ये बताना है कि कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जिसपे वो वर्क कर रहे हैं, टॉप, मिडिल, लो लेवल, दैट इज ऑपरेशनल, और कोई भी नहीं है। तो आंसर विल बी मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है रवि है, उन्होंने अपना चीज मैन्युफैक्चर करना है और उनकी टीम है जो उनके अंडर काम कर रही है, और वो टीम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वर्क कर रही है। वो सभी अपने अपने डिपार्टमेंट्स को संभाल रहे हैं, काम कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि वो सही तरीके से वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सब कौन से लेवल पे वर्क कर रहे हैं? दे आर वर्किंग एट मिडिल लेवल। ठीक है, जहां पे हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 2, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मनी मार्केट के बारे में हमने बात की थी, जहां पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर होता है। तो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू होता है? दैट इज योर ट्रेजरी बिल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर सर्टेन assumptions about the future on the basis of which the plan will be ultimately formulated। आपको बताना है वो assumptions क्या है जिसके बेसिस पे हम फ्यूचर की अपनी प्लानिंग करते हैं और अपनी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हैं। क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन है मेथड प्रीमिसेस, मैनेजमेंट प्रीमिसेस, प्लानिंग प्रीमिसेस और एस्टीम नीड्स। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि कौन से प्रीमिसेस हम फॉर्म करते हैं, तो आंसर क्या आता है हमारा? प्लानिंग प्रीमिसेस। आंसर विल बी सी, प्लानिंग प्रीमिसेस। आपने प्लानिंग के प्रोसेस में देखा है कि जब भी हम कुछ फॉर्मुलेशन करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं या वर्क करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने प्लानिंग प्रीमिसेस डेवलप करते हैं। दैट मीन्स मेकिंग अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर कि हमें क्या क्या चाहिए होगा और हमें उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस ढूंढने हैं, कैसे उन्हें आइडेंटिफाई करके इवेलुएट करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर का इफेक्ट बताना है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी, इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ, ऑल ऑफ दीज, और लो फाइनेंशियल रिस्क। ऑल ऑफ दीज। हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल तब होगा, अच्छा तब होगा जब हमारी वैल्यू भी इंक्रीज होगी, शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी इंक्रीज होगी और फाइनेंशियल रिस्क कम होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स टू। अच्छा कंट्रोल सिस्टम होगा तो it will be helpful in accomplishing organizational objective, judges accuracy of standards, boost employee morale, और all of these में आपको ये पता चल जाएगा कि efficient control system आपके लिए क्या क्या करता है। अच्छा कंट्रोल सिस्टम होगा तो ऑब्जेक्टिव भी अचीव होंगे, स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी भी चेक हो जाएगी और एम्प्लॉय का मोरल भी बूस्ट हो जाएगा क्योंकि उसने अच्छा काम किया है। ठीक है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड इन द फॉलोइंग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हो? डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर एंगेज्ड इन वर्क। कोई सिस्टम पे
बैठा है, कोई मशीन पे वर्क कर रहा है, कोई मैनुअल वर्क कर रहा है, तो ये इनिशिएटिव है, डिवीजन ऑफ वर्क है, इक्विटी है या रेम्यूनरेशन है। तो इस पिक्चर को हम देख के क्या कहेंगे, दिस इज डिवीजन ऑफ वर्क। यहाँ पर वर्क को डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सेंसेक्स इज डिपेंडेंट ऑन डैश कंपनीज, 100, 50, 500 और 30। हमारा जो सेंसेक्स होता है ये कौन सा स्टॉक एक्सचेंज होता है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, जहां पर हमारी सिक्योरिटीज लिस्टेड होती है। तो ये कितनी कंपनीज पे डिपेंडेंट है, 100, 50, 500 और 30। आंसर विल बी डी, दैट इज 30 कंपनीज, ठीक है। हमारा जो सेंसेक्स होता है वो 30 कंपनीज पे डिपेंडेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, मेगा एंटरप्राइजेस इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वाटर गीजर्स। द कंपनी हैज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर विद 4 मेन फंक्शंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड HR। तो एक कंपनी है जो गीजर्स बनाती है, उनका स्ट्रक्चर में 4 फंक्शंस हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर है कंपनी का, ये ऑर्गेनाइजेशन हो गई। एज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ग्रू, द कंपनी डिसाइडेड टू हायर मोर एम्प्लॉइज। अब डिमांड बढ़ रही है, ज्यादा काम करना है, ज्यादा प्रोडक्शन करनी है, तो एम्प्लॉइज भी ज्यादा चाहिए। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कंसेप्ट विच विल हेल्प द HR मैनेजर इन डिसाइडिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड इन ईच डिपार्टमेंट। अब आपको वो कंसेप्ट बताना है जिसकी हेल्प से HR मैनेजर ये देखेगा कि कितने हमें एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि हमें अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है। तो आपको मैन पावर रिक्वायरमेंट देखनी होगी, वर्कलोड देखना होगा, वर्क फोर्स देखना होगा, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आप अपनी मैन पावर रिक्वायरमेंट को असेस करने के लिए क्या देखोगे, वर्कलोड एनालिसिस की वर्कलोड कितना है, जितना वर्कलोड होगा उतनी वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो आंसर विल बी डी, इट्स बी एक्चुअली, नॉट डी, दैट इज वर्कलोड एनालिसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स या इनकरेक्ट और करेक्ट, ऐसी सिचुएशन में जब फॉल्स पूछते हैं या इनकरेक्ट पूछते हैं ना, तो हम क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शंस होते हैं उसको देख के सोचते हैं कि ये तो सही है, इसको गलत क्यों बता रहा है। तो इनकरेक्ट है, करेक्ट है, फॉल्स है, नॉट फॉल्स है, तो वो ना डिफरेंट वे में पूछा जाता है, उसको आपने ध्यान देना है, ठीक है। सर्विस इंडस्ट्रीज रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल। पॉइंट 1, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हायर इन फर्म्स विद shorter processing cycle. A liberal credit policy results in large working capital requirement. Large the lead time, larger shall be the amount of working capital required. इनमें से आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। भाई सर्विस इंडस्ट्रीज को कम तो चाहिए ही होती है ना, क्योंकि वो सिर्फ सर्विस दे रहे हैं, उन्हें फिक्स्ड असेट्स की ज्यादा नीड नहीं होती। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हायर इन फर्म्स विद शॉर्टर प्रोसेसिंग साइकिल, नो। तो आपका आंसर क्या है, ए, ऑप्शन बी, कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जिनकी प्रोसेसिंग साइकिल शॉर्ट होती है, स्मॉल होती है, उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होती है। तो स्टेटमेंट बी इज false. Assertion, decentralization is an optional policy decision or reason it is done at the discretion of the top मैनेजमेंट। आपको क्या बताना है कि ये सही है या नहीं है, दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है, एक गलत है। तो डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल पॉलिसी है, यस, कोई जबरदस्ती तो नहीं है, हमें सजेस्ट किया जाता है कि हम इसको फॉलो करें। आर इट इज डन एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, ये टॉप मैनेजमेंट के बेसिस पे होती है, मतलब उनका काम होता है, वही इसको फॉलो करते हैं, ये वही डिसेंट्रलाइज करते हैं, यस। दोनों A and R are true and R is the correct explanation of A. Question number 11. Adapting to a change in consumer preference towards online shopping, fast service started a grocery delivery app. ठीक है, it is a platform that ensures 10-minute deliveries. आप आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ये चीज पॉपुलर हो चुकी है कि हमारे डिलीवरी पार्टनर्स इतने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं कि विद इन शॉर्ट स्पैन वो इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमें डिलीवर कर रहे हैं। तो एक ऐप बनी जो 10 मिनट्स में डिलीवर करती है। बिकॉज ऑफ दिस सर्विस, फास्ट सर्विस अर्न ह्यूज प्रॉफिट विद इन अ ईयर। क्योंकि उन्होंने एक नया कंसेप्ट लाया, उन्होंने अच्छी सर्विस दी, तो बहुत अच्छा अर्न किया। इट प्लान टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशंस एंड डिसाइडेड टू रेज फंड्स बाय डायरेक्टली इशूइंग इट्स सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर्स। अब वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं और अपने नए इन्वेस्टर्स को उन्होंने सिक्योरिटीज इशू कर दी डायरेक्टली। तो यहाँ पे मार्केट बतानी थ्रू विच this particular company, that is fast service, has decided to raise funds for its expansion. ये मनी मार्केट है, बोथ है प्राइमरी सेकेंडरी है या प्राइमरी है। स्पेशली आप ये देख रहे हो कि उन्होंने अपने फंड्स को एक्सपेंशन के लिए सबसे पहले किसको दिया, अपने इन्वेस्टर्स को ही, अपने जितने उनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको दिया है। दैट इज राइट टू इशू, जो ऑलरेडी आपके शेयर होल्डर्स होते हैं। तो ये आपका कौन सा है, प्राइमरी, क्योंकि ये क्या है, न्यू इशू है, एक्सपेंशन करने के लिए हम नए शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो फ्रेश इशू है तो कहां पर होता है,
प्राइमरी मार्केट। रजनीश इज द फाइनेंस मैनेजर ऑफ जुपिटर लिमिटेड इन द करंट ईयर, द कंपनी अर्न्ड हाई प्रॉफिट। तो रजनीश ने सोचा कि इट इज बेटर टू डिक्लेयर स्मॉलर डिविडेंड एज ही इज अनश्योर अबाउट द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द कंपनी इन द कमिंग ईयर्स। करंट ईयर में कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ, बट उसने सोचा कि हम कम देते हैं क्योंकि हमें आगे का नहीं पता कि हमारा प्रॉफिट कैसा होगा। तो रजनीश चॉइस ऑफ डिविडेंड डिसीजन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, स्टेबिलिटी, कैश फ्लो और स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, कि आपका डिविडेंड कैसा है, कम है या ज्यादा है, स्टेबिलिटी है या नहीं है। तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 13, Statement 1. Consumer Protection Act 2019 has replaced the Act 1986 and seeks to widen its scope in addressing consumer concerns. Statement 2. The Consumer Protection Act 2019 provide for setting up of consumer mediation cell to ensure faster dispute settlement by respective commissions. दो statement है about consumer protection की, ये 2019 में इसने replace किया था 86 को, और इसका scope बहुत wide हो गया है, मतलब हम consumers की concern को और ज्यादा importance दे रहे हैं। और यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि हमने एक कंज्यूमर मेडिएशन सेल बनाया है जिससे हम डिस्प्यूट सेटलमेंट फास्टली कर सकें। तो इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों ही सही हैं, क्योंकि हम कंज्यूमर की प्रोटेक्शन पे काफी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं और उसको हम बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। एल्पिस लिमिटेड हैज अ प्लान ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट बाय 20%. इट हैज डिवोटेड अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी टू दिस प्लान. प्लान बनाया कि प्रॉफिट बनाना है, बहुत सारा टाइम और मनी उसमें हमने लगा दिया, बट द कॉम्पिटिशन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग सो इट कुड नॉट चेंज इट्स प्लान. प्लान बन गया, पैसे लग गए, टाइम लग गया, अब कंपटीशन बढ़ रहा है बट प्लान चेंज नहीं हो सकता क्योंकि उसके ऊपर पैसे लगा चुके हैं. तो बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हैड ऑलरेडी बीन डिवोटेड टू द प्लान, इट कॉजेज लॉस टू द कंपनी. लॉस क्यों हो रहा है? कंपटीशन आया बट हम उसको फेस नहीं कर पाए क्योंकि हम ऑलरेडी एक प्लान बना चुके थे जिसपे हम बहुत ज्यादा टाइम और मनी इन्वेस्ट कर चुके थे. तो आपको यहाँ पे प्लानिंग की लिमिटेशन बतानी है कि ये कौन सी लिमिटेशन है प्लानिंग की. ये है प्लानिंग की रिजिडिटी और उसका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो आंसर विल बी ए एंड बी. देखिए प्लानिंग क्रिएटिविटी भी रिड्यूस करता है, कॉस्टली भी है, यहाँ पर कॉस्ट की भी बात की गई है, बट क्योंकि उन्होंने हमसे कहा है कि यहाँ पर किस पे फोकस किया गया है कि एक तो हमने प्लान बना दिया तो अब हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया और कॉस्ट लग गई, बट रिजिडिटी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है. तो आउट ऑफ द 3 ऑप्शन सबसे जरूरी है कि आपको रिजिडिटी तो कंसिडर करना ही करना है कि वो रिजिड है, हम उसको जल्दी से चेंज नहीं कर पा रहे क्योंकि हम ऑलरेडी पैसे लगा चुके हैं. कॉस्ट भी आपका पॉइंट है, आपकी टाइम भी आपका पॉइंट है, बट आपको रिजिडिटी तो लेना ही लेना है. दैट्स व्हाई वी हैव ऑप्टेड ऑप्शन डी, ए एंड बी. ठीक है. व्हाई इज वर्किंग कैपिटल इंपॉर्टेंट? सिंपली हमें पता है रूटीन एक्सपेंसेस के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है. क्वेश्चन नंबर 16, लेबलिंग हेल्प इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ. यस. प्राइसिंग इज द सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म. भाई लेबलिंग तो प्रमोशन में हेल्प करती है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. प्राइसिंग एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है जो रेवेन्यू और प्रॉफिट को अफेक्ट करता है. यस. अगर हमारा प्राइस इस तरीके से रखा जाएगा जो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव हो और हमारे जिसमें प्रॉफिट्स अच्छे आ सके, रेवेन्यू अच्छा आ सके, तो उसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा. तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 17, In 2019 alone, Swiggy has launched operations in 300 towns. Swiggy के बारे में आपको पता है, उन्होंने एक 2-step सीक्वेंस फॉलो किया था एक स्मॉल टाउन में. पहले इन्होंने लेबर्स ट्रेनिंग दी, रेस्टोरेंट्स में डिलीवरी पार्टनर्स कंपेयर करा टू देयर काउंटर पार्ट्स इन द सिटी. Second, it focuses on building scale in operations and increase the restaurant's reach to a larger base of consumers. धीरे धीरे उसको expand करा, including optimizing kitchens, resource planning among others. तो ये किस टाइप का प्लान है? प्रोसीजर है, प्रोग्राम है, मेथड है या स्ट्रैटेजी है? दिस इज स्ट्रैटेजी. कि पहले उन्होंने 300 टाउन्स में किया, स्मॉल टाउन में था, फिर उन्होंने ट्रेनिंग दी सबको और धीरे धीरे उसको एक्सपैंड किया. दिस वाज देयर स्ट्रैटेजी कि कैसे वो ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर पाए. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18. आपको मैच करना है जितने भी कॉलम 1 और कॉलम 2 में आपकी लेवल्स दिए हुए हैं और उन लेवल्स की फंक्शंस दिए हुए हैं. तो आंसर विल बी टॉप मैनेजमेंट क्या करती है? न्यू प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस करती है, डिसाइड करती है स्ट्रक्चर. यस. मिडिल क्या करता है? रिक्रूटमेंट करता है. नो. डिवाइस अ सुटेबल एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन टू सेल अ न्यू प्रोडक्ट सर्विस अ कंपनी इज लॉन्चिंग. और सुपरवाइजरी रिक्रूटमेंट ऑफ कैजुअल लेबर्स. तो फर्स्ट B3 एंड C2. तो आंसर विल बी ए. ठीक है, आंसर विल बी ए कि टॉप ये फंक्शन परफॉर्म करता है, मिडिल ये करता है और सुपरवाइजरी ये करता है. ओके. द फर्म्स एबिलिटी टू बोरो एट अ लोअर रेट इंक्रीजेस इट्स कैपेसिटी टू एम्प्लॉय हायर डेट.
द फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कौन से फैक्टर हैं जो हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर को मतलब अफेक्ट करता है कि हमारी डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट, कि हमारे डेट की कॉस्ट क्या है, हमें कितना इंटरेस्ट पे करना है अपने बोरोअर्स को जिनसे हमने बोरो किया है, जो बोरोड फंड्स हैं उनके लिए हमें कितना इंटरेस्ट पे करना है। तो यहाँ पर अगर हमारी एबिलिटी टू बोरो लो रेट पे इंक्रीज होती है तो ये हमारा कौन सा फैक्टर है, दैट इज हमारी कॉस्ट ऑफ डेट, कि डेट कितनी हमारे लिए महंगी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू डैश, कंट्रोलिंग क्या है, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, रिजल्ट से रिलेटेड है, मैनेजर से रिलेटेड है, इंडिविजुअल से रिलेटेड है या थिंग्स से। सिंपली सबको पता है कि कंपेयर करके रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, तो दिस इज रिलेटेड टू रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 21, पारस माइनिंग इंडस्ट्री ओन्स एंड ऑपरेट्स कोल माइंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कोल माइन ऑपरेट करती है, 8 एम्प्लॉय 1000 ऑफ वर्कर्स हु डू थिंग्स डेंजरस एंड पोटेंशियली लेथल जॉब, भी देखो खतरनाक काम तो है। Several miners contend with air filled with dust, develop asthma and other respiratory problems, देखो एम्प्लॉइज हैं, वर्क करते हैं, बट रिस्क भी है, प्रॉब्लम्स होती हैं। Many times fatal accidents take place due to insufficient safety measures. Garbage from the mine is often dumped in local rivers which pollute the water bodies. तो आपने आइडेंटिफाई करना है और 2 मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं जो इग्नोर किए गए हैं। ये आपका 21 क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें आपको आइडेंटिफाई करके अपने 2 ऑब्जेक्टिव बताने हैं जिनको हमने इग्नोर किया है। कौन से 2 ऑब्जेक्टिव हैं? देखो, वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, हमने उनका भी ध्यान देना है, और हम गार्बेज को रिवर में डंप कर रहे हैं, सबसे पहले हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर रहे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कि इंडिविजुअल की जो पर्सनल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो पा रही। ठीक है, और सोशल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी जिस तरीके से गार्बेज को डंप कर रहे हैं रिवर में वो सोशली अच्छा नहीं है, हम अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो पर्सनल इज रिलेटेड विद द एम्प्लॉइज एंड सोशल इज रिलेटेड विद द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, ये भी 3 मार्कर है आपका। आपको बताया था मैंने प्रीवियसली भी कि 3 मार्क का क्वेश्चन जब आते हैं आपकी वर्ड लिमिट होती है 50 to 70 80 वर्ड्स, तो ऑन एन एवरेज आपने 10-11 लाइन्स में ये आंसर करना होता है। उसकी लेंथ का ध्यान रखना है, प्रिसाइज होना चाहिए, बट इट शुड अटेम्प्टेड प्रॉपरली, कि आप किस तरीके से कम वर्ड में अपना अच्छा आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन एज एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। सुपरविजन की ज्यादा डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको पता है कि डायरेक्टिंग के हमारे एलिमेंट्स होते हैं सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। तो यू मस्ट नो अबाउट द 4 एलिमेंट्स और उनके बारे में लिखना है। 3 मार्क का क्वेश्चन है तो दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि इनका मीनिंग क्या है और किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, प्रिसाइज आंसर होना चाहिए। और इसके ऑप्शन में क्या है? 3 मेजर्स टू ओवरकम द बैरियर्स टू इंप्रूव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है, उसका प्रोसेस है, कौन से बैरियर्स आते हैं, जैसे लैंग्वेज बैरियर्स हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, वो सारे आपको पता होने चाहिए, और उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो जो बैरियर्स क्रिएट हो रहे हैं उनको हम ठीक करेंगे तो ओवरकम हो जाएगा, कि प्रॉपर मैसेज हम फॉर्म करेंगे, हमारी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, हमारी मेंटल स्टेट अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्लैरिफाई करो बिफोर कम्युनिकेशन, रिसीवर के अकॉर्डिंग करो और दूसरों से कंसल्ट करो। तो कुछ ऐसे सजेशंस है कि हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। अगर आपको बैरियर्स याद है तो उन बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए उन प्रॉब्लम्स को ठीक कर दो। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, स्टेट एनी 3 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी। वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल जो भी हमारी डिटरमाइन करते हैं, क्वेश्चन दोनों में से किसी का भी आ सकता है। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल या फिक्स्ड कैपिटल डिटरमिनेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं? सबसे अच्छे जो 2-3 आपके फैक्टर्स हैं, दैट इज आपका नेचर ऑफ बिजनेस, लाइक मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है। मैन्युफैक्चरिंग है तो ज्यादा चाहिए, ट्रेडिंग है तो कम चाहिए। आपका स्केल ऑफ बिजनेस लार्ज है, स्मॉल है, कॉस्ट कितनी है, साइकिल, बिजनेस साइकिल कैसी है, मतलब बूम है, रिसेशन है, डिप्रेशन है, उन पे डिपेंड करेगा कि हमें पैसे कितने चाहिए, हमारी कैश पोजीशन कैसी होनी चाहिए, या फिक्स्ड एसेट्स कितनी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप 3 मार्क में आए या 4 मार्क में आए अपने फैक्टर्स मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कुछ ना कुछ एग्जाम में आते हैं जो आपकी अपनी स्कोरिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, गोविंद परचेज्ड अ बुक फ्रॉम अ बुक सेलर एंड गॉट द कैश मेमो ऑफ ₹400। गोविंद ने बुक परचेज की 400 की, विच ही पेड फॉर द बुक। लेटर ही फाउंड दैट एक्चुअल प्राइस इज 380। उसको बाद में पता चला कि उसका प्राइस तो 380 था, बट गोविंद ने उसे 400 में वो दे दी। ठीक है, कैन गोविंद रिकवर द एक्स्ट्रा मनी ही पेड? Yes. What other options are available to him against bookseller if he is refused to give the extra amount he paid? सबसे पहले तो गोविंद ने गलत काम किया, गोविंद ने परचेज किया
तो गोविंद ने एक चीज ध्यान रखनी है परचेज करते टाइम कि जब भी वो कुछ परचेज कर रहे हैं उसके पास कैश मेमो होना चाहिए। अगर वो चाहता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसने जो प्राइस पे किया है, जो गलत अमाउंट उससे चार्ज कर लिया गया है, अगर वो चाहता है कि उसको उसका जो नुकसान हुआ है, जो एक्स्ट्रा पे किया वो वापस मिले, yes he has the right to get that money back, बट सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए, कैश मेमो। वो सबसे पहले कैश मेमो लेना था उसने। अगर उसके पास कैश मेमो है जो उसकी परचेज का प्रूफ है तो वो कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है, तो उसको उसके पैसे वापस मिल जाएंगे। तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके पास? अगर वो उसको पैसे वापस नहीं देता तो वो कोर्ट में जा सकता है, उसके अगेंस्ट केस कर सकता है, उससे उसका अमाउंट वापस मिलेगा, या तो वो बुक दे करके पूरा अमाउंट वापस ले सकता है, या फिर जो बैलेंस उसने एक्स्ट्रा दिया है वो वापस ले सकता है। ही हैज द राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट दैट पर्सन। देखिए हम सोचते हैं कि 20 रुपीज की बात है, बट दिस इज नॉट ओनली अबाउट 20, दिस इज अबाउट डिस्क्रिमिनेशन और किस तरीके से अनफेयर प्रैक्टिस उसके साथ की गई है। तो यहाँ पर आप कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके राइट को दोनों को एक्सप्लेन करोगे कि कैश मेमो लेना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तभी वो उसके अगेंस्ट फाइल कर सकता है, और उसका राइट क्या है, कैसे उससे वो बेनिफिट मिलेगा, उसे आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन हैज अ वाइड स्कोप, जस्टिफाई। वाइड स्कोप मतलब उसकी इंपॉर्टेंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है, क्यों जरूरी है, वो आपने बताना है, पॉइंट्स लिखने हैं उसमें, ठीक है। जैसे एजुकेट करना उनके राइट्स के बारे में, वाइड स्कोप क्यों है, एजुकेट करेंगे, नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, तो कैसे वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स एज अ टाइप ऑफ प्लान। आपको पता है बहुत सारे टाइप्स हैं पॉलिसी और प्रोसीजर। पॉलिसीज हमारी जनरल गाइडलाइंस होती हैं और प्रोसीजर क्या होता है, ये वो प्लान है जहां पर एक सीक्वेंस होता है। जैसे हम कहते हैं कि एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, मींस आपको डिफरेंट स्टेप्स हैं जो एक सीक्वेंस में फॉलो करने हैं। आपने पहले इस टाइप के क्वेश्चन में जो पॉलिसी और प्रोसीजर है 4 मार्क का है, अगर 4 मार्क है तो 2 मार्क्स में पॉलिसी एंड 2 मार्क्स में प्रोसीजर। तो 2 मार्क्स में जो पॉलिसी है पहले उसका मीनिंग बताओ, फिर वो कैसे वर्क करता है। प्रोसीजर है 2 मार्क्स है, उसका पहले मीनिंग बताओ, फिर बताओ वो कैसे वर्क करता है, क्यों जरूरी है, कैसा प्लान है, सिंगल यूज है, स्टैंडिंग है, सब कुछ बता दो उसके बारे में, ठीक है। और इसके ऑप्शन में क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग प्रीमिसेस, ये हमारा सेकंड स्टेप होता है जहां पर हम अजम्पशंस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारी डेवलपिंग प्रीमिसेस। क्या होता है, 4 मार्क्स में बताना है, तो 4 मार्क्स में बताने के लिए आप लिख सकते हैं कि प्लानिंग क्या होता है, हम डिफरेंट स्टेप्स में करते हैं। उसमें हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करके अपने प्रीमिसेस डेवलप करते हैं। दैट मींस वी मेड अजम्पशंस कि हमारी कितनी रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, अपने गोल को ध्यान में रखते हुए हम कुछ अजम्पशंस करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, डिमांड कितनी होगी, रॉ मटेरियल कितना चाहिए होगा, असेट्स कैसी चाहिए होंगी, क्या कंपटीशन होगा, इन सब चीजों के बारे में हम अज्यूम करके अपनी प्लानिंग करते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, कितनी हमारी कैपेसिटी है। तो इससे रिलेटेड मतलब क्वेश्चन इज रिलेटेड टू प्लानिंग प्रोसीजर, बट उन्होंने एक पर्टिकुलर स्टेप को 4 मार्क्स में पूछ लिया, तो ये आपके ऊपर है कि आप कितने इफेक्टिवली उसको अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, डिस्क्राइब ब्रीफली द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग प्रोसेस लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, उसके स्टेप्स हैं कि सबसे पहले हम अपनी परफॉर्मेंस सेट करते हैं, फिर मेजर करते हैं एक्चुअल से, कंपेयर करते हैं उसको कि आपने जो सेट किया था, जो एक्चुअली परफॉर्म किया है उसमें कोई डेविएशंस हैं, उनको एनालाइज करो कि क्या डेविएशंस है, अगर सही है तो अच्छी बात है, नहीं है तो करेक्टिव एक्शन लिया जाए, सही है तो उसको आगे फॉलो किया जाए। कंट्रोलिंग प्रोसेस इन 4 मार्क्स, सिंपली, डायरेक्टली। और इसके ऑप्शन में हमारे पास क्या है, एक केस स्टडी। अब एक केस स्टडी हो और एक डायरेक्ट कंट्रोलिंग का प्रोसेस हो, तो कोई भी बच्चा कंट्रोलिंग का प्रोसेस ही करेगा कि इस केस को पढ़ के इतना समझने में कौन टाइम स्पेंड करे, है ना। तो केस क्या है हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज हमें तो आपको सिखाना है कि हाउ टू अटेम्प्ट। तो PQR लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग मशीन कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स बनाते हैं। टारगेट प्रोडक्शन है 200 यूनिट्स पर डे। Company had been successfully attaining this target until 2 months ago. Over the last 2 months, it has been observed that daily production varies between 150 to 170. पहले 200 बन रही थी 2 महीने तक, बट कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि वो वेरिएशन आ रही है, वो 200 मतलब 200 नहीं 150 टू 170 बन रही है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा फंक्शन है जो यहाँ पर फॉलो किया जाएगा, दैट विल बी कंट्रोलिंग, और उसका प्रोसीजर बताना है। क्वेश्चन अभी भी कंट्रोलिंग का ही पूछा है, बट इन अ डिफरेंट वे कि आइडेंटिफाई करके उस प्रोसेस को बताओ। यहाँ पर फंक्शन डायरेक्ट नहीं पूछा, पहले आप ढूंढोगे कि फंक्शन कौन सा है, फिर उसका प्रोसीजर एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, देवेंद्र एंड राखी बोथ आर फ्रेंड्स, बोथ हैव कंप्लीटेड देयर MBA। दोनों ने MBA कर ली। दे आर एम्प्लॉयड एट इक्वल लेवल इन ए मल्टीनेशनल
कंपनी। देवेंद्र इज अ डेप्यूटी मैनेजर इन किड्स वियर डिवीजन और राखी जो है वो मैनेजर इन लेडीज वियर है। ये डिवीजन एक अलग है, ये डिवीजन अलग है, दोनों वर्क कर रहे हैं अपने अपने डिवीजन में। मिस्टर रघु प्रसाद इज देयर बॉस। In order to please his boss, Devendra always plays the role of yes man. On the other hand, राखी says yes only for reasonable matter. वो हमेशा से ही उनके साथ अच्छा बिहेव करता है, उसको प्लीज करता है, बट राखी जो है वो सिर्फ रीजनेबल मैटर्स में करती है। She unhesitatingly refuses any wrong action of her boss. मतलब अगर वो कुछ गलत करते हैं तो वो हेजिटेट ना करके उसको रिएक्ट करती है। At the end of the year, when the performance of both of them were evaluated, then Rakhi's performance stood better than that of Devendra. राखी की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी थी। In spite of all this, Mr. Prasad decided to promote Devendra. फिर भी उन्होंने देवेंद्र को प्रमोट किया। Behind this decision, the consideration of the boss was, being a lady, Rakhi will not be able to take as yet the responsibility of higher पोस्ट, तो लेट हर स्टे वेयर शी इज एट प्रेजेंट। ठीक है, देवेंद्र को प्रमोशन दी बट राखी को नहीं दी, क्योंकि एज अ मेल वो ज्यादा कैपेबल है और फीमेल है तो वो इतनी एबल नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। तो कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर हमारा वॉयलेट हुआ है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, क्योंकि दोनों को बराबर नहीं रखा गया, दोनों के कैलिबर को कंसिडर नहीं किया गया। और आपको लाइन्स कोट करनी है कि कौन सी वैल्यूज को हमने इग्नोर किया है। जैसे इन्होंने बोला कि राखी विल नॉट बी एबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ हायर पोस्ट, यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी को फोकस किया गया है और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट नहीं किया गया। ठीक है, तो ये वैल्यूज हैं। पहले तो गुड बिहेवियर, जो ये प्लीज करना है, ये अच्छा बिहेवियर नहीं है। देवेंद्र ने हमेशा वो किया है, उसने इग्नोर किया, बट राखी ने उस चीज को फॉलो किया। और जेंडर इक्वालिटी की हम बात डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 सुपरविजन के बारे में है, उसके स्टेटमेंट है। सुपरविजन शायद डायरेक्टली आपके पेपर में इतना लेंथी ना आए, दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन कि अगर कोई एलिमेंट आता है लाइक सुपरविजन है या मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, कोई भी आता है, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एक्सप्लेन एनी 4 रीजंस इन सपोर्ट, कि वो इंपॉर्टेंट क्यों है। वैसे तो सुपरविजन भी है, आपको पता होना चाहिए कि जस्ट टू कीप एन आई ऑन द वर्क ऑफ द लेबर्स, हमारे जो वर्कर्स हैं वो वर्क करें, उनको सुपरवाइज करना है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, टाइमली हम अपना ओवरव्यू कर सकते हैं, कुछ डेविएशंस आ रही है तो चेक कर सकते हैं, फीडबैक मिल सकता है, कोई इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो कर रहा है तो उसको चेक कर सकते हैं। कुछ चीजें जनरली आपको पता होनी चाहिए कि आपने लर्न की है या नहीं की है, बट यू मस्ट बी एबल टू अटेम्प्ट योर आंसर, कि आप उसको ब्लैंक ना छोड़ करके आए, एटलीस्ट आप उसको कंप्लीट करें। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जो हर इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए। इट्स अप टू यू कि आप कितने अच्छे से उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी सेकेंडरी का डिफरेंस सबने पढ़ा है, बट यहाँ पर स्पेशली उन्होंने आपको बेसिस दे दिए कि इन बेसिस पे डिफरेंशिएट करो कि कंपनी की इन्वॉल्वमेंट किसमें ज्यादा है, प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, लोकेशन और कैपिटल। जैसे प्राइमरी में प्राइस हम खुद डिटरमाइन करते हैं, सेकेंडरी में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो इस तरीके से आपने डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, यहाँ पर पहले हम डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को देते हैं, यहाँ पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होती हैं जहाँ पर कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती, इन्वेस्टर्स आपस में शेयर परचेज करते हैं। 2 राइट्स हैं, राइट टू सेफ्टी एंड राइट टू बी हर्ड। 4 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स फॉर राइट टू सेफ्टी एंड 2 मार्क्स फॉर राइट टू बी हर्ड। दोनों राइट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, इतना तो कर सकते हैं अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन से स्कोर करने में हेल्पफुल होंगे, बट उनको कितने इफेक्टिवली और अच्छे से आप लिखते हो ये आपके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 31 वेरियस स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। प्रोसेस के स्टेप्स हैं, अपना स्टाफिंग के प्रोसेस लिखो, डायग्राम बनाओ, मीनिंग लिखो, अच्छे से एक्सप्लेन करो। और इसके ऑप्शन में केस है जहां पर आपसे यही पूछा है, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द नेक्स्ट 3 स्टेप्स फॉर चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड। यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में से बेस्ट चूज करना, नेक्स्ट स्टेप्स बताने हैं। तो ये भी यहाँ पर हम सिलेक्शन कर रहे हैं, ये भी स्टाफिंग से रिलेटेड है, और 2 वैल्यूज बतानी है जो वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर निशांत ने सिलेक्शन प्रोसेस के सारे स्टेप्स लिखे जो हमें फॉलो करने चाहिए, और वैल्यूज क्या है जो हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो क्वेश्चन को हम रीड करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 6 मार्कर है, पूरा केस दिया हुआ है, बट क्वेश्चन क्या है जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये कौन से चैप्टर का है। लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे से डिटेल में लिखना है, तो ध्यान से पढ़ना और समझना है। केस भी बड़ा लंबा है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। डिफरेंट डायमेंशंस आइडेंटिफाई करो और डिस्क्राइब करो कि पैराग्राफ में जो लाइन्स है कि कौन सी ये डायमेंशन की बात कर रहा है। विच पर्टिकुलर फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज बीइंग हिंटेड और रेफर टू हियर। अब सिंपल सी बात है, ये केस पढ़ोगे तो ये कौन से चैप्टर का है? बिजनेस
एनवायरमेंट का। तो थर्ड चैप्टर से रिलेट करना है और डायमेंशन की बात की गई है, आपको आइडेंटिफाई करना है। सिंगल प्रिंटर्स लिमिटेड इज अ फेमस कंपनी ऑफ प्रिंटिंग इंडस्ट्री। इट्स मेन बिजनेस इज टू प्रिंट द ग्रीटिंग कार्ड्स ऑफ दीपावली, ईद, मतलब डिफरेंट फेस्टिवल्स के ग्रीटिंग कार्ड्स ये प्रिंट करते हैं। द ग्रीटिंग कार्ड्स ऑफ द कंपनी आर वेल नोन थ्रू आउट इंडिया। The government made such changes in tax policy recently। अब देखो यहाँ पर ये है ना कि different festivals की बात की गई है, यहाँ पर tax policy की बात की गई है, which have had a positive impact on the printing industry। One negative factor noticed with regard to the industry that now people have started preferring internet and mobile to greeting cards। अब internet and mobile एक factor है, क्योंकि आप dimensions की बात कर रहे हो, dimensions के सारे points निकालने हैं आपने। Similarly, it has also been noticed in the printing industry only those companies are earning which have adopted modern technology। Recently, new central government of the country, new central government established industrial state in the name of printing club for the development of industry। Decision to simplify the process of dispute industry in the country was taken। Managing director of single printers made through study of the business environment। He arrived at a conclusion that business environment is a group of not one but several factors। Point, all these factors affect business in some or the other form। Business has no control over them। Business has to mold itself in according, जो भी changes है उसके according change करना पड़ता है। The companies which follow this principle stay in the market for long time and remaining one disappear। अब dimensions, social, economic, technological, पॉलिटिकल, सारी डायमेंशंस आ गई, आपने आइडेंटिफाई करी और उनके बारे में एक्सप्लेन किया लाइंस कोट करके। हमने लाइंस पहले ही मार्क कर ली थी। और विच पर्टिकुलर फीचर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इज हिंटेड हियर, यहाँ पे लिखा है इट इज नॉट अ ग्रुप ऑफ, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ ग्रुप ऑफ नॉट वन बट सेवरल फैक्टर्स, दैट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। ठीक है, इस तरीके से आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इंटर रिलेटेडनेस भी है कि किस तरीके से हमारे सारे फैक्टर्स रिलेटेड टू ईच अदर हैं, कि हमारी गवर्नमेंट चेंज हो गई, टैक्सेशन पॉलिसी चेंज हो गई, तो हमारा सारा जो वर्किंग है वो चेंज हो जाएगी। Question number 33. A company manufacturing sewing machines set up in 1945 by the British promoters follow formal organizational culture in totality. It is facing lot of problems in delays in decision making. Formal structure है, problem आ रही है। As a result, it is not able to adapt to the changing business environment. The workforce is also motivated since they cannot vent the grievances except through formal channels। की grievances है, कोई problem है, उनको नहीं follow कर पा रहे क्योंकि उनको proper channel follow करना पड़ रहा है। Which involved red tape. Employee turnover is high. Turnover is high. That is not good for the organization। Its market share is declining due to change circumstances and business environment। You are to advise the company with regard to change it should bring about in its organizational structure। क्या change वो लेके आए and overcome the problems। और रीजन भी देने हैं कि क्या बेनिफिट मिलेंगे उनको। तो सबसे पहले जो उनकी सिचुएशन थी कि वो कंप्लीट फॉर्मल थी, उसको थोड़ा सा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर दिया जाए ताकि लोग जो पूरी चेन को फॉलो करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, इनफॉर्मली उनके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए। तो टोटली फॉर्मल से थोड़ा सा फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, इससे इंटरेक्शंस होंगी, बेनिफिट होगा। और दूसरा पार्ट ये पूछा है आपसे कि गिव रीजंस इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट, तो आपने इनफॉर्मल की इंपॉर्टेंस बतानी है कि इनफॉर्मल हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। सिंपल। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, एडवर्टीजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटी, हमें पता है। कौन से चैप्टर में है? मार्केटिंग में। ऑन वन हैंड इट मेक अवेलेबल टू द पीपल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट न्यू ओल्ड प्रोडक्ट्स एंड ऑन द अदर इट ऑल्सो सोर्स ऑफ लिविंग फॉर मेनी पर्संस। ये मार्केटिंग से हमें इंफॉर्मेशन भी मिलती है और बहुत लोगों को काम भी मिलता है। इम्प्रेस्ड बाय दीज ट्रेड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, तन्नू, मनु एंड संचित, these three students of 12th made up their mind to go ahead with the project। अब एडवर्टीजमेंट की बात है, मार्केटिंग का कंसेप्ट है, एक अच्छा प्रमोशनल एलिमेंट है, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल है क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी देता है और ऑन द अदर हैंड ये बहुत लोगों को लिविंग भी देता है, एम्प्लॉयमेंट भी देता है। तो तन्नू, मनु और संचित ने 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सोचा कि वो इस पे प्रोजेक्ट बनाएंगे। ऑल द थ्री कन्वर्स्ड विद द पीपल अबाउट एडवर्टीजमेंट, लोगों से उन्होंने बात की। ईच वन ऑफ देम ऑन द बेस ऑफ हिज सर्वे कंक्लूडेड, तीनों ने जब डिस्कशन किया तो इस सर्वे पे क्या कंक्लूड किया। देखो, तन्नू ने क्या ओपिनियन दिया कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट गेट ट्रांसफर टू द कंज्यूमर्स इन द फॉर्म ऑफ हाई प्राइस। तन्नू कहते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट है वो कंज्यूमर्स पे चली जाती है क्योंकि उनका प्राइस हाई हो जाता है। मनु वाज ऑफ द ओपिनियन दैट एडवर्टीजमेंट शोड रियलिटी इन अ ट्विस्टेड फॉर्म, की सही बात को घुमा फिरा के बताते हैं। और संचित मेंटेन दैट एडवर्टीजमेंट वाज टर्निंग पीपल फ्रॉम रियलिटी टू आर्टिफिशियलिटी, की मतलब रियल सिचुएशन उनको नहीं शो की जाती है। तो व्हाट डू द अबव रिमार्क्स अबाउट एडवर्टीजमेंट हिंट एट क्लैरिफाई, क्या देता है ये, इसके ऑब्जेक्ट करता है।
ये रिमार्क्स एडवर्टीजमेंट को ऑब्जेक्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट जाते हैं कि वो रियलिटी को शो नहीं करता, ट्विस्टेड फॉर्म में दिखाता है, कॉस्ट हाई हो जाती है, ठीक है, बायर को कंफ्यूज करता है, सोशल वैल्यूज हमारी हार्म हो जाती हैं क्योंकि हम उनको गलत चीजें मतलब रियलिटी नहीं दिखाते, जिससे लोगों की ना डे ड्रीमिंग शुरू हो जाती है, उनको अच्छा लगता है लेकिन वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। तो दो वैल्यूज भी आइडेंटिफाई करनी है दैट प्रेजेंट्स टू द सोसाइटी, इट एड्स टू नॉलेज और प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो हमने सबसे पहले बात की थी कि एडवर्टीजमेंट से लोगों को लिविंग भी मिलती है, एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है और उन्हें इंफॉर्मेशन भी मिलती है, ठीक है। So this was about sample paper of class 12th. 34 questions we have discussed. I have tried to explain you the questions quickly क्योंकि हम ज़्यादा लंबा टाइम नहीं ले सकते हैं, but this was just to tell you कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, आप उसको रीड करते हैं और उसको आइडेंटिफाई करते हैं कौन से चैप्टर से है, कैसे आप उसे अटेम्प्ट करते हैं। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि आप जो समझते हैं, जो पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट दैट आंसर, आप कितने अच्छे से उस आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो होप यू ऑल फाइंड इट यूजफुल एंड अप्लाई दिस इन योर एग्जाम। गुड लक।